हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग एससीवी चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 20 टू 35 देखने वाले हैं। इस तरह से ये अपना कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इट सेज ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ड्रॉ टेंजेंट्स एट x इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8। फाइंड द स्लोप्स ऑफ these tangents. Verify that the curve drawn is y equals to 2x square and the slope of tangent is tan theta equals to dy by dx equals to 4x। और यहाँ पे x और y का वैल्यू ढेर सारा दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके आसानी से देख सकते हैं, बट अपन डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका ग्राफ जो है वो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, मतलब ये क्या पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो ये मान लेते हैं हम इस टाइप से कुछ इसका ग्राफ आ रहा है। अब इसका जो वैल्यू है वो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y का 2, x का 2 तो y का 8, इस टाइप से दिया हुआ है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द these tangents, verify that from curve। तो अब अपने पास किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना होता है, लेट्स से कि अपने पास अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ अगर मूव किया तो इस पॉइंट का अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो x में कितना इसका चेंज आया है और y में कितना चेंज आया है, मतलब डेल्टा x और डेल्टा y। हमें पता है स्लोप क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब इस लाइन को हम नीचे ड्रॉ कर देंगे, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा, आप या तो ये छोटा वाला ट्रायंगल लो या फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों के लिए थीटा जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो अपन यहाँ पे निकालना चाहे अगर, तो ग्राफ जो है वो दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का। जब हमारे पास डेल्टा x जो है वो काफी छोटा होता है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा स्लो इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स, जहाँ पे डी ऑफ डी एक्स और y का वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x। ये अपना, अब यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे हमें चेक करना होगा x कोऑर्डिनेट का, लेट्स से कि अगर x इक्वल्स टू 1 पे पुट करना है तो स्लोप जो हो जाएगा वो x का वैल्यू 1 पुट कर दो। एट स्लोप एट x इक्वल्स टू अगर 1 पे पुट रखेंगे तो अपना हो जाएगा क्या 4। x इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगा 8। तो आप दिख ही रहा है आपको कि स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से था, फिर ये आ गया, फिर ये आ गए, तो इस टाइप से बढ़ता जा रहा है। तो आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके अगर वहां से भी स्लोप कैलकुलेट करोगे अगर, और डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करके 4x के जगह पे x का वैल्यू पुट करके अगर कैलकुलेट करते हो, दोनों में जो है वो वैल्यू सेम आएगा। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया आपने से क्या, a curve is represented by y equals to sin x if x changes from pi by 3 to pi by 3 plus pi by 100। find approximately the change in y। ये अपने से पूछा गया है। अपने पास क्या दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन x। अब हमें क्या है y प्लस डेल्टा y, मान लेते हैं हम लोग कि डेल्टा y चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज आया y में, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं साइन x प्लस डेल्टा x। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या डेल्टा y। आपने से पूछा क्या फाइंड अप्रोक्सीमेटली द चेंज इन y, y में क्या चेंज आया, तो ये डेल्टा y जो चेंज आया था वही पूछा है। तो डेल्टा y इक्वल्स टू वी कैन राइट साइन x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब y क्या है अपना, y इक्वल्स टू साइन x दिया हुआ था तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट करेंगे हम लोग, तो साइन x क्या है पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100 माइनस साइन पाई बाय 3। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो है वो 0.0157 आता है। तो डेल्टा y में जो है वो 0.0157 का चेंज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इट सेज द इलेक्ट्रिक करंट इन ए चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC।
जहाँ पे आई नोट आर एंड सी आर कॉन्स्टेंट है पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट एंड टी इज द टाइम। जब ये आप लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे कैपेसिटर में तो उसमें इसका काफ़ी हो जाएगा और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस जितना अपने काम का है वो देखेंगे हम लोग। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू आर सी एंड टी इक्वल्स टू 10 आर सी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, आई इक्वल्स टू आई नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ पे आई नोट आर और सी क्या है, वो कांस्टेंट है। आई आर जो होता है रेजिस्टेंस होता है, सी क्या है कैपेसिटेंस है, और टी तो टाइम है। तो टी जो है वो वेरी करेगा और आई नोट आर सी ये कांस्टेंट है। तो अपने पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात करेंगे हम लोग। तो आपने देखा है जब बेसिक कैलकुलस पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि क्या होता था, इसको हम लिख सकते हैं क्या, टी आई बाय डी टी। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, आई नॉट टी टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी इंटू आई नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ई टू द पावर कुछ भी होता है तो वो सेम वैल्यू आ जाता है, और यहाँ पे चूंकि पावर टी के फंक्शन में रहता है तो सिर्फ ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है वो ई टू द पावर एक्स होता है। बट एक्स के साथ कुछ अगर रहेगा तो वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि साथ में माइनस वन अपॉन आर सी है तो माइनस वन अपॉन आर सी से हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो अब ये अपना आ गया डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब अपने पास जो जो पूछा है हर एक वैल्यू का पुट करेंगे हम लोग। एट टी इक्वल्स टू 0 जब पुट करेंगे तो डी आई बाय डी टी जो हो जाएगा वो यहाँ पे टी का वैल्यू जो है वो 0 पुट करना है। तो टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई टू द पावर क्या हो गया 0 मतलब 1। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर 0 इक्वल्स टू माइनस आई नोट अपॉन आर सी। कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। अब हमें क्या करना है, बी नंबर में टी इक्वल्स टू आर सी पुट करना है। तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस टी नोट अपॉन आर सी, और टी के जगह पे आर सी पुट करें तो क्या होगा ई टू द पावर -1। तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, माइनस टी नोट अपॉन आर सी ई। अब उसके बाद सी में बोला गया है टी इक्वल्स टू 10 आर सी पुट करना है। कोई बात नहीं, कर देते हैं पुट। तो डी आई अपॉन डी टी जो आ जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, माइनस टी नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर -10। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस टी नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर 10। ये हो गया अपना आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आई नोट माइनस आई नोट अपॉन आर सी, सेकेंड पार्ट का माइनस आई नोट, सॉरी यहाँ पे है क्या, ये आई है, आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई। थर्ड पार्ट का माइनस, फिर टी नोट कहाँ से ले आया हम, ये है आई नोट। माइनस आई नोट अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर 10। ये अपना इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया द इलेक्ट्रिक करंट इन ए डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू आई नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, वेयर आई नोट आर एंड सी आर कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स एंड टी इज टाइम। लेट आई नोट जो है, आई नोट का वैल्यू दे दिया है, आर का वैल्यू दे दिया है और सी का वैल्यू दे दिया है। तो फाइंड करंट एट टी इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ एट टी इक्वल्स 0.3 सेकेंड और टी इक्वल्स टू 0.31 सेकेंड, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसमें गिवन डाटा क्या है, आई इक्वल्स टू आई नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो अब यहाँ पे आई नोट का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है अपने पास, 2 एम्पियर। आर जो है वो है अपने पास 6 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम, एंड सी जो है वो है 0.5 माइक्रो फेराड।
तो अब हमें फर्स्ट पार्ट जो है ए नंबर में सीधा सीधा आई का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई इक्वल्स टू आई नोट का वैल्यू क्या है 2 इंटू ई टू द पावर, टाइम पूछा है 0.3 पे, तो 0.3 माइनस 0.3 अपॉन आर सी। तो आर सी का वैल्यू क्या होगा, आर सी इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहाँ से अपन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो है वो आ जाता है आर सी का वैल्यू 0.3 के बराबर। तो यहाँ पे 0.3 अपॉन 0.3, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 2 इंटू ई टू द पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 अपॉन ई। अब ये करंट है तो इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। पार्ट ए ये हो गया सॉल्व। पार्ट बी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी। तो हम जब आई का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ आई नोट पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है क्या अपने पास माइनस आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो -2 अपॉन आर सी का वैल्यू जो है वो 0.3 आया था इंटू ई टू द पावर माइनस टाइम, इस पे बी पार्ट ने बोला है 0.3 सेकेंड पे, तो 0.3 अपॉन आर सी जो है वो भी 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -2 अपॉन 0.3 इंटू ई टू द पावर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते तो ऊपर 0 जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास -20 अपॉन 3 ई एम्पियर पर सेकेंड। चूंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हमने करंट को डिफरेंशिएट किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा था तो एम्पियर पर सेकेंड में ही आएगा। सी नंबर में अपने पास पूछा गया टी इक्वल्स टू 0.31 पे, तो डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू हमें पता है ये वाला वैल्यू माइनस आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बस वैल्यू पुट करना है अपने को -2 अपॉन 0.3 इंटू ई टू द पावर। अब टाइम जो है यहाँ पे 0.31 है, -0.31 डिवाइड बाई 0.3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका वैल्यू है वो आ जाता है अपने पास कितना 5.8 डिवाइड बाय 3 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 3x² प्लस 6x प्लस 7 एंड एट x विच कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 5 टू x इक्वल्स टू 10 के बीच में पूछा है। तो हमने देखा था क्या, जब इंटीग्रेशन का पार्ट हम लोग देख रहे थे तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो होता था वो डिफरेंट इंटीग्रेशन से हम लोग सॉल्व करते थे। लेट से कि अपना ये कुछ इसका कर्व है y इक्वल्स टू, वैसे यह पैराबोला होगा इसका 3x² प्लस 6x प्लस 7 और x इक्वल्स टू 5 से 10 के लिए पूछा है। ये है y और ये है अपना x। तो हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वी कैन फाइंड एज एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, जो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, मान लो कि ये अपना एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डी वाई का और यहाँ पे जो है विड्थ ये डी एक्स लिया है। तो ये काफ़ी स्मॉल एलिमेंट के लिए ये एक तरह से हम लोग इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं एरिया जो आ जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा ये y एक्सिस, ये कर्व है y और इसका एक स्मॉल एलिमेंट dx एलिमेंट के लिए हम लोग तो इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। ये एक स्ट्रिप टाइप का हो गया और इसका जो एक रेक्टेंगल हो गया, तो एरिया जो हो जाएगा y इंटू डी हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है अपने पास और कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट जो हो जाएगा वो लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 10 है। तो 5 से 10 के लिए y का वैल्यू जो है वो 3x² प्लस 6x प्लस 7
dx, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3x² dx का क्या हो जाता है 3x³/3 प्लस 6x²/2 प्लस 7x, और इसको इंटीग्रेट करना है 5 से 10। तो अब वैल्यू पुट करोगे तो इसमें आंसर जो है अपना आ जाएगा क्या, आंसर अपना आ जाता है 1135 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो डिफरेंट इंटीग्रेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया फाइंड एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल्स टू साइन x, x जो है वो 0 से पाई के बीच में। तो देखो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहें साइन x का कर्व तो वो क्या हो जाता है, इस टाइप से बनता है कर्व। ये अपना x एक्सिस हो गया और ये है y एक्सिस, और ये 0 से पाई के बीच में पूछा है ये वाला पार्ट। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी क्या हम मान लेते हैं छोटा सा स्ट्रिप जो है वो dx एलिमेंट का और ये है y। तो अब आप इसको इस लेंथ को इस लेंथ में जो y का वैल्यू इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, और कहाँ से कहाँ तक लेना है तो 0 से पाई के लिए y का वैल्यू क्या है साइन x dx 0 से पाई। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, बट साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस cos x होता है। तो माइनस cos x और 0 से पाई, cos 0 क्या होता है 1 और cos पाई -1, तो -1 और ये बाहर एक माइनस है तो +1 +1, तो ये अपना आ जाएगा 2 आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू e टू द पावर -x, द x इन द y एक्सिस। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अपने से x और y के बीच में जो ये कर्व आएगा इसका कितना एरिया होगा ये हमसे पूछा गया है। y इक्वल्स टू e टू द पावर -x का मतलब क्या हो गया, ज्यो ज्यो x बढ़ेगा त्यों तो y कम होगा। जब x 0 के आसपास होगा तो e टू द पावर -0 है तो ये 1 के आसपास आ जाएगा। तो हम इसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा बढ़ते कम होते होते। ये है अपना y और ये है x एक्सिस। तो अपने पास फंक्शन जो दिया हुआ है y इक्वल्स टू e टू द पावर -x दिया हुआ है। तो जब हम x का वैल्यू 0 पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो y जो है वो अपना आता है e टू द पावर -0 इक्वल्स टू 1। अब जब जब x जो है वो इंक्रीज करता जाएगा तो y जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, और एट x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जब हम देखेंगे तो y जो है वो 0 हो जाता है। तो हमें यहाँ पे एरिया अगर इसका कर्व का निकालना है बिटवीन x एंड y एक्सिस, तो एरिया जो होगा वहाँ पे हमें स्लोप कहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना होगा 0 से इनफाइनाइट के लिए x का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के लिए लेना होगा, और y इंटू डी एक्स, तो y क्या है e टू द पावर -x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या होगा माइनस ऑफ e टू द पावर -x, कहाँ से कहाँ तक 0 से इनफाइनाइट तक। तो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इनफाइनाइट तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 0, और जब 0 पुट करेंगे तो आता है 1, और साथ में माइनस ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो अपने पास क्या आ जाएगा +1। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में बोला गया है ए रोड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L। द लीनियर डेंसिटी मास पर लेंथ रो ऑफ द रॉड वेरीज विद द x एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन एज रो इक्वल्स टू a प्लस bx। फाइंड द SI यूनिट्स ऑफ a एंड b। फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ a b एंड L। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोगों के पास जो है वो दिया हुआ है रो होता क्या है, सबसे पहले रो क्या होता है अपने पास मास अपॉन लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है तो लेंथ मास अपॉन लेंथ, ये जो है अपने पास वो a प्लस bx दिया हुआ है।
इसका अगर फिगर ड्रॉ करना चाहें तो x इक्वल टू 0 से l के लिए जा रहा है, ये अपना हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो इसको हम इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, 0 से l तक ये रॉड रखा हुआ है। इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं कुछ डिस्टेंस पर, लेट्स से कि x डिस्टेंस पर हमने dx एलिमेंट लिया, मास निकालेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइंड एसआई यूनिट ऑफ ए और बी, तो पहले यूनिट निकाल लेते हैं। तो पार्ट ए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रो क्या है, मास अपॉन लेंथ, तो इसका मतलब क्या हो गया केजी पर मीटर। तो अब फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिसिटी से जानते हैं हम लोग कि अगर डायमेंशन में जो कंप्लीट पार्ट है उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो केजी पर मीटर होना चाहिए। तो ए का भी केजी पर मीटर होना चाहिए और बी एक्स का भी केजी पर मीटर होना चाहिए। तो ए के लिए अगर हम लिखेंगे ए के लिए लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा केजी पर मीटर, क्योंकि जब भी अपने पास एक्सप्रेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहता है तो हर एक टर्म का इक्वेशन जो है वो यूनिट जो है वो बड़ा सेम होगा, होमोजेनिसिटी से हम लोग को पता है ये चीज़। उसके बाद जब बी की बात करेंगे तो बी के साथ में एक्स है, एक्स क्या है लेंथ है, तो बी का वैल्यू जो हो जाएगा वो बी इंटू, इसे हम लिख सकते हैं इसको बी इंटू एक्स जो है वो केजी पर मीटर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी जो है वो केजी पर मीटर और यहाँ पे एक्स जो है वो लेंथ है तो वो मीटर में होगा, तो इधर नीचे आएगा तो इंटू मीटर लिख सकते हैं क्या, तो केजी पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया बी का डायमेंशन यूनिट और इसका ए का केजी पर मीटर। उसके बाद बी पार्ट में बोला गया है अपने से कि फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। तो मास अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना होगा डीएम को, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल के लिए। अब डीएम क्या है, तो देखो हमने क्या किया, ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये क्या है डीएम है। तो डीएम क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट जो है उसका मास हम लोग को निकालना है, तो डीएम का मास जो है वो थिकनेस इसका dx है और चूंकि x डिस्टेंस पे है तो इसका रो जो हो जाएगा वो a प्लस बी एक्स हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो अब dm का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, dm का वैल्यू क्या है अपने पास a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से l। तो अपने पास आ गया तो ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा अपना मास जो कि केजी में आएगा। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला गया द मोमेंटम p ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम एट द रेट ऑफ dp बाई dt जो है वो 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकेंड इंटू टाइम दिया हुआ है। इफ द मोमेंटम इज 0 एट t इक्वल्स टू 0, व्हाट विल बी द मोमेंटम एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ये अपने पास पूछा गया है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, dp अपॉन dt जो है वो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2t और एट t इक्वल्स टू 0 जो है वो मोमेंटम जो है वो 0 है, तो मोमेंटम एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड क्या हो जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है, तो एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं क्या, dp इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो एट t इक्वल्स टू 0 p इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, जहाँ हम लोग लिमिट लेते हैं तो p dp को हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट कहाँ से, 0 से p तक करेंगे, इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे dp जो है वो 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्या 10 प्लस 2t इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करो आप कहाँ से कहाँ तक, 0 से p के लिए और इसका वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, t का वैल्यू 0 से 10। तो p इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10t प्लस 2t स्क्वायर बाय 2
और वैल्यू पुट करना है 0 से 10। तो 100 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है अपना। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसानी क्वेश्चन है, कुछ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया अपने से द चेंज इन ए फंक्शन y एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड एज dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फाइंड y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अपने पास जो है वो dy बाय dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, y एज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो हम लिख सकते हैं क्या dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब भी आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो जब एक टाइप का वेरिएबल है उसको एक साइड रखना है और जो डिफरेंट टाइप का वेरिएबल्स है उसको एक साइड रखना है, और फिर हम उसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइड दोनों साइड लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग dy का क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, डी एक्स का क्या होता है, एक ऐड होता है और उतना से ही नीचे डिवाइड हो जाता है। तो एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें हम लोग प्लस सी एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं। आपके मन में आएगा कि पीछे वाले में क्यों नहीं किया था, तो यहाँ पर जो है टी इक्वल्स टू 0 पे पी जो है वो 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पे पी प्लस 0 भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो हमसे पूछा फाइंड y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो y जो है वो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी का फंक्शन इस टाइप से है। ये अपना हो गया क्या आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर से है। तो इसमें आपको रूल्स याद होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के, नहीं तो एग्जाम में जो है वो आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 4-5 रूल है जो कि काफ़ी आसान है। अगर 0 2 इंटीजर के बीच में है तो उसको काउंट करना होता है। अगर 0 लास्ट में, जैसे मान लो अपने पास 1000 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सिर्फ 1 हो जाएगा। 10 टू द पावर में कुछ भी रहेगा तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट, जैसे 2 इंटू 10 पावर 2 है, 4 है, तो इस सब का सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो 1 होता है। बट अगर यहाँ पे एक और 1 आ जाता तो हमें यहाँ पे 0 को काउंट करना होता। फिर अगर डेसिमल पॉइंट है उसके बाद डेसिमल से पहले भी कोई डिजिट इंटीजर नहीं है और डेसिमल के बाद भी जो मान लो 2-3 जीरो है उसके बाद 2 5 है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो सिर्फ 2 डिजिट होगा। बट अगर अपने पास 0.1020 इस टाइप से रहता तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 डिजिट हो जाता, सॉरी 4 डिजिट हो जाता। तो इस टाइप से हम इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ए नंबर में दिया हुआ है क्या 1001, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। बी नंबर में दिया हुआ है 100.1, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब है कि हम इतना डिजिट तक कंफर्म है कि यहाँ तक हमारा जो कैलकुलेशन था वो कंफर्म था। तो 100.1 है तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा वो भी क्या होगा 4 होगा। फिर सी पार्ट में 100.10, अब इसमें भी देखो, अब जब लास्ट में जैसे 100 है, अब किसी चीज़ का क्वांटिटी जैसे कि बनाना 100 बनाना, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 डिजिट हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो अब सी पार्ट में है 100.10, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद कोई डिजिट है और उसके बाद 0 है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो ये एक बार रूल आप याद कर लोगे तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.001001, इसका क्या होगा, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है यहाँ तक, तो इसको हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, बस ये वाला होगा। तो कितना हो गया 4 डिजिट हो गया। तो ये अपना इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग। ए मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर तक उसमें मेजर कर सकते हैं। How many significant digits will be there in a length measurement with this scale? तो अगर हमें लेंथ मेजर करना है इस स्केल से, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 1000 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये ग्रेजुएटेड मतलब क्या हो कि वहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो इससे कि मान लो ये 1 मीटर है तो मिलीमीटर में वो पूरा जो सबसे स्मॉलेस्ट मीटर का जो वो मिलीमीटर में मार्क किया हुआ है। तो अगर हम इसमें मेजर करते हैं
सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होगा। तो अपने पास अगर हमारे पास मान लो कि 1 मीटर मेजर किया है तो 1000 mm है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो जीरो है डिजिट के बाद ये काउंट हो रहा है, क्योंकि जो अपना लिस्ट काउंट है, जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो मिलीमीटर में है, तो हम इस लिमिट तक कन्फर्म है कि ये अपना एक्यूरेट वैल्यू है। तो एक्यूरेसी तरह से मेजर कर बताता है सिग्निफिकेंट डिजिट कितना स्मॉलेस्ट यूनिट तक हम लोग एक्यूरेट है। तो जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, 4। जो मैक्सिमम डिजिट होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 mm मेजर कर सकते हैं, 2 mm मतलब सिंगल डिजिट में मेजर कर सकते हैं। तो इस सब केस में क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट वो क्या होगा, 1। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी 4। तो यही अपना सवाल था, आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 32, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और राउंडिंग ऑफ का भी दो तीन रूल होता है कि अगर अपने पास 5 या उससे ज़्यादा, 5 से ज़्यादा का वैल्यू है जिस जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो उसके पीछे वाला जो लेफ्ट वाला डिजिट है वो एक बढ़ जाता है। अगर मान लो अपने पास जो है 2.356 इस टाइप से है, अगर यहाँ 3 डिजिट तक सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो सीधा हो जाएगा 2.36। अब आपको बोलेगा कि 2 डिजिट तक ही करना है, तो तो यहाँ पे क्या देखना है, 5 अगर है अगला डिजिट तो उसके पीछे अगर ऑड है तो इसको एक बढ़ा देंगे, +1 हो जाएगा। अगर इवन है तो सेम रह जाएगा। अगर यहाँ पे रहता आपके पास कि 2.256 और अगर 2 डिजिट तक बोलता, यहाँ पे मान लो इसको 2.25 तक ही मान लो, और 2 डिजिट तक बोलता अगर करने के लिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2.2 हो जाता, बट यहाँ पे 2.3 है तो 2.4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो अपने पास राउंड द फॉलोइंग नंबर टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये अपने को सॉल्व करना है। तो ए नंबर में बोला गया है 3472। अब 2 डिजिट तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 के बाद 7% है जो कि 5 से क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो 3500 ये अपना हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो जीरो है इस डिजिट के बाद, तो इसको हम लोग काउंट करते नहीं है, तो इस केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। उसके बाद बी में ये 0 0 वाला चक्कर जो है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अगर किसी चीज़ को हम एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं तो ये 0 काउंट होता है और कभी कभी काउंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में है कि वो इतना मिलीमीटर तक मेजर करता है, तो वो उसका जो लिस्ट काउंट है वो मिलीमीटर में, तो इसलिए वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 84.16 इसको हम लोग को टू सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। तो इसको आगे पॉइंट के बाद क्या 1 और 6 है, तो इसको हटा देंगे, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे 84.00 रखोगे आप तो ये गलत हो जाएगा, सीधा 84 आंसर हो जाएगा, नहीं तो वो 4 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। सी नंबर में 2.55, तो इसमें 5 के बाद देखो यहाँ पे 5 के लेफ्ट में जो है वो 5 है जो कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में क्या बोला है, 28.5। अब यहाँ पे देखो 28.5, 5 से पहले क्या है, 8 है जो कि इवन नंबर है, तो ये सीधा 28 हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 33। द लेंथ इन द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर मेजर्ड विथ ए स्लाइड कैलिपर आर फाउंड टू बी 4.54 सेंटीमीटर एंड 1.75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो एक चीज और है यहाँ पे, जो सिग्निफिकेंट फिगर में बात करेंगे हम लोग, तो जब भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, तो जो स्मॉलेस्ट हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है इस केस में जैसे वो 3 है, दोनों के लिए 3 है, तो अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। बस यही क्वेश्चन है, इससे आगे इसमें कुछ पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो एल जो है वो है लेंथ, और लेंथ जो है वो 4.54 है,
और रेडियस जो है वो 1.75 है, और ये दोनों क्या है, सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम हमें पता है, भी वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, सिलेंडर है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। वॉल्यूम जो है वो पाई आर स्क्वायर एल के बराबर होता है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 आ जाएगा, आर का वैल्यू जो है वो 1.75 का स्क्वायर इंटू एल का वैल्यू जो है वो 4.54 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 43.6577 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब हमारा जो था लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या था दोनों के लिए, सबसे कम दोनों का इक्वली था, इस केस में 3 था, तो हमें 3 तक ही जवाब देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास आंसर जो है वो देखो, अब यहाँ पे 6 के बाद जो है वो 5 के बाद जो है वो 7 है, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं क्या, 43.66, अपने को लाना है 3 तक ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 43.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक जल्दी एक वीडियो हम इसके रिलेटेड आ जाएगा आपके पास, तो उसको आप देख के सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, वो सब काफ़ी डिटेल में उसमें हम लोग बात कर लेंगे, उसको आप लोग देख लेना। इसमें आपको क्वेश्चन जो भी आएगा कभी इसमें गलती नहीं होगी आपसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में बोला गया, द थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज मेजर टू बी 2.17 mm, 2.17 mm एंड 2.18 mm। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे मेजर किया है, वो डिफरेंट कुछ इधर आया हुआ उसमें। तो एवरेज थिकनेस जो है वो प्लेट का क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर का ही सवाल है। तो एवरेज थिकनेस की बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, जो भी अपने पास डिजिट है सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कितना है काउंट्स, तो 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ से अपने पास आ जाता है 2.1733। अब सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना था, 3 था तीनों केस में, तो ये 3 तक ही रहेगा, तो यहाँ तक ही रहेगा, बाकी जो वो 3 है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो 2.17 mm ये अपना हो जाएगा आंसर। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विथ ए मीटर स्केल टू बी 90 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द बॉब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक इज कैलकुलेटेड टू बी 2.13 सेंटीमीटर यूजिंग मेजरमेंट्स विथ ए स्लाइड कैलिपर्स। What is the effective length of the pendulum? The effective length is defined as the distance between the point of suspension and the center of the bob। मतलब जैसे अपने पास मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक बॉब जो है वो कनेक्टेड है, तो इफेक्ट इसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक होगा, और ये यहाँ पे फिक्स है लेंथ। तो ये जो है अपने पास वैल्यू यहाँ तक दिया हुआ है कितना, 90 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू जो है वो है अपने पास 2.13 सेंटीमीटर। आपको लगेगा कि ये क्या है, मतलब इफेक्टिव लेंथ पूछा है, दोनों को ऐड कर दो, खत्म। तो वही बात करना है, बस सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे हम लोग, तो एल इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एल प्लस आर। तो एल क्या है, 90 प्लस 2.13, तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 92.13 सेंटीमीटर। और जब आपके ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये आंसर भी रहेगा क्वेश्चन में, तो आते ही सीधा टिक किए तो आपका गलत होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारा मिनिमम कितना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट जो है अपने पास वो है 90.3, पॉइंट के बाद 0 है वो काउंट करते हैं हम लोग, उससे पहले कोई अगर डिजिट आ जाता है तो इंटीजर आ जाता है तब, और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 डिजिट तक हमें रखना होगा।
तो 92.1 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन था यूनिट चैप्टर 2 का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।